हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और इविल डेड सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका फोर्थ पार्ट इविल डेड, जो कि आया था 2013 में। इसके डायरेक्टर हैं फेडे एल्वारेज, जिनकी ये डेब्यू मूवी थी और बाद में इन्होंने बनाई डोंट ब्रीथ। पिछले साल आई टेक्सास चेनसो मैसेकर की स्टोरी भी इन्होंने लिखी थी और फिलहाल ये बना रहे हैं आने वाली एलियन मूवी। एल्वारेज ने इस फिल्म को लिखा था अपने पार्टनर रोडो साइगुस के साथ मिलकर, जिन्होंने डोंट ब्रीथ 2 डायरेक्ट की। बाकी इसके प्रोड्यूसर हैं सैम रेमी, ब्रूस कैम्बल और रॉब टेपर, इस पूरी फ्रेंचाइज के मेकर। अगर बाय चांस आप इन्हें नहीं जानते तो पिछली 3 वीडियोस देख लो, तब ये मूवी और ज्यादा सेंस बनाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक पॉपुलर मिथ तोड़ने वाला हूँ। हर कोई यही जानता है कि ये फिल्म एक रीमेक या रीबूट है दी इविल डेड का, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, साथ ही कई सारी बिहाइंड द सीन्स बातें भी आपको बताऊंगा और फैंस के बीच जो डिबेट है उसे भी सेटल कर दूंगा। मगर एक बात ध्यान रहे कि आज तक बनी सबसे बेस्ट हॉरर मूवीज में से ये एक है। मॉडर्न टाइम में इसके टक्कर की मूवी आज तक नहीं मिलती, तो जिसने ये नहीं देखी उसने कुछ तो मिस आउट कर दिया। और अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की को जो काफी बुरी हालत में जंगल के अंदर भटक रही थी और उसके पीछे कोई लगा था। बचने के लिए वो एक पेड़ के पीछे छुप गई, लेकिन तभी एक आदमी ने उसे दबोच लिया और दूसरे ने आकर उसे नॉक कर डाला। जब उसे होश आया तो उसने खुद को बंधा पाया एक कैबिन के बेसमेंट में। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत मरी हुई बिल्लियों को ऊपर लटका रही थी, यानी कि वो कर रही है कोई रिचुअल, और मंत्र वो पढ़ रही थी नेक्रोनॉमिकॉन से, यानी कि बुक ऑफ द डेड, जो कि इस बार थोड़ी अलग है। उसके अंदर कई सारी वार्निंग्स लिख रखी थी, वो भी इंग्लिश में, यानी कि ये किताब बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो चुकी है इतने सालों में। अब मजे की बात यह है कि इसी औरत ने आगे जाकर ऐश वर्सेस इविल डेड के सबसे पहले एपिसोड में एक डेडाइट का रोल किया था। डेडाइट यानी कि डीमंस के द्वारा पोजेस्ड इंसान। खैर वो लड़की काफी परेशान थी, तभी एक आदमी ने उसके फेस को अनकवर कर दिया, जिसका चेहरा देखकर वो चौंक गई, क्योंकि वो था उसका डैड हैरोल्ड। वो देखती है कि आसपास और भी लोग खड़े थे। तब वो डैड से पूछती है कि मॉम कहाँ पर है। जवाब में डैड बोलता है कि मॉम तो मर चुकी और तुम ये बात अच्छे से जानती हो, क्योंकि तुम ही ने मॉम को मारा है। ये कहकर डैड ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया, जो कि असल में एप्पल जूस था। इसके बाद वो माचिस जला रहा था और तभी उसकी बेटी बोलती है कुछ ऐसा। ये बोलते ही वो अपने असली रूप में आ गई एक डेडाइट के, और यहाँ पर एक ही पल में हमारी सिंपैथी भी शिफ्ट हो गई बेटी से बाप पर। डैड ने आग लगाकर उसे जिंदा ही जला दिया, क्योंकि ये तरीका लिखा था किताब में उसकी आत्मा को बचाने का। जलते हुए भी वो उन सबको डरा रही थी, इसलिए डैड ने शॉटगन से उसका फेस उड़ा दिया, और शॉटगन बिल्कुल वैसी है जैसी ऐश ने बनाई थी बैरल काट कर। ये था इस सदी के सबसे खतरनाक इंट्रोस में से एक। इसे खास बनाते हैं 2 बड़े ट्विस्ट। एक तो जो अचानक से विक्टिम बदल गया। पहले अकेली लड़की को कई लोग मारना चाह रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि विक्टिम तो वो सब लोग थे। और दूसरी चीज है क्लीशे तोड़ना। उस दौर की हर एक स्लैशर में यही इंट्रो होता था कि एक लड़की को कुछ लोग पकड़ लेते फिर उसे मार देते, लेकिन एक टिपिकल स्लैशर वाला क्लीशे तोड़कर इसने सबको हैरान कर दिया था। जिसने भी ये इंट्रो देखा फिर वो अपनी सीट से नहीं उठा। इसके बाद हम आ जाते हैं 3 साल बाद 2011 में, और हम देखते हैं एक कार को जो कि एक हल्की सी रिवर को पार करके पहुंच जाती है एक दूर दराज कैबिन पर। और कैबिन है वही पुराने वाला जिसे आपने पिछले पार्ट्स में देखा था। झूला भी वहीं पर है और साथ में वो शेड भी। इस कार में आए हैं डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड नेटली, और वहां पर उनका पहले से वेट कर रहे थे उनके दोस्त नर्स ओलिविया और टीचर एरिक। साथ में डेविड की छोटी बहन मिया, जो बैठी है ऐश की कार पर, जो पता नहीं कब से यहाँ पर खड़ी है, और वो बना रही है उस कैबिन का स्केच, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में स्केच बना रही थी ऐश की बहन शेरिल। ये दोनों भाई बहन उन दोनों भाई बहन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई सारी सिमिलरिटीज आप आगे देखोगे, और अगर इन पांचों के नाम के पहले अक्षर आप मिला लो तो बनता है डीमन। डेविड, एरिक, मिया, ओलिविया और नेटली। डेविड अपने साथ लाया है इनके डॉग ग्रैंडपा को, और डेविड के आने से मिया हैरान थी, क्योंकि जब इनकी मॉम मेंटल हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तब ये उन्हें देखने भी नहीं आया था। उनके साथ मिया अकेली थी। हम जान पाए कि ये इन्हीं का कैबिन है और यहाँ पर ये सालों पहले आते थे। अब डेविड मिया को एक लॉकेट देता है जो कि वैसा ही है जैसा ऐश ने दिया था लिंडा को। इनके यहाँ पर आने का पर्पस है मिया की ड्रग एडिक्शन छुड़वाना, वरना उसकी जान भी जा सकती है। मिया उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम
आखिर तक मेरे साथ रहोगे, और डेविड ने भी प्रॉमिस दे दिया। तब मिया ने सबके सामने सारा माल कुएं में फेंक दिया और कसम ली एक नई लाइफ जीने की। मिया ने टी शर्ट पहनी है मिशिगन स्टेट की, जो कि सैम रेमी की होम स्टेट है। फिर वो सब कैबिन के अंदर जाने लगे तो डेविड ने देखा कि लॉक तो पहले से टूटा हुआ था, यानी कि कोई यहाँ पर आया था। और हम तो जानते ही हैं क्योंकि यही वो कैबिन है जिसके बेसमेंट में उस लड़की को जलाकर मारा था। और कैबिन अंदर से भी सेम वैसा ही है जैसा हमने पिछले पार्ट्स में देखा, बस गंदगी बहुत ज्यादा है जिसे ये मिलकर साफ करेंगे। और मिया को तो एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी जैसे कोई मर गया हो। वो एक रूम में जाती है तो वहां पर इनकी कई सारी फोटोज थी जिनमें हम इनकी मॉम की फोटो भी देख पाए। और उसे देखकर मिया डेविड को सुनाने लगी क्योंकि जब इनकी मां मर रही थी तब ये वहां पर नहीं था। इसकी नई नई जॉब लगी थी और मॉम को लगता था कि मिया ही डेविड है। उनका सारा पागलपन और सफरिंग मिया ने अकेले झेली। तो अब आप समझ गए होंगे कि तब से ही इसने ड्रग्स लेना शुरू किया होगा, यानी कि इनडायरेक्टली सारा श्रेय जाता है डेविड को। खैर वो एक नेल गन से कैबिन की मरम्मत कर रहा था, तब ओलिविया उसे बताती है कि ये सब हमने पिछले साल भी ट्राई किया था एक अलग जगह पर। तब भी मिया ने ये सारी कस्में खाई थी, लेकिन 8 घंटों के अंदर ही वो सारी कस्में तोड़कर भाग गई थी। इसलिए इस बार ये ऐसा होने नहीं देंगे। किसी भी कीमत पर ये मिया को यहीं पर रोक कर रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितने ही नाटक क्यों ना करे, क्योंकि ड्रग्स की वजह से मिया मर गई थी। उसे शॉक देकर फिर से जिंदा किया गया था और ये बात भी डेविड नहीं जानता। आप देख सकते हो कि भाई से ज्यादा मिया की परवाह करते हैं उसके दोस्त। एक नर्स है, एक टीचर है, फिर भी दोनों सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गए, जबकि डेविड का आना मुश्किल था और वो अब भी ओलिविया की बात नहीं मान रहा। अगर मिया यहाँ से जाने को बोलेगी तो वो ले जाएगा और ओलिविया जानती है कि मिया जल्दी पैनिक करना शुरू कर देगी, जो कि रात होते ही वो करने लगी। उसे वही स्मेल परेशान कर रही थी जो किसी और को नहीं आ रही, इसलिए ओलिविया ने उसे इंजेक्शन देकर शांत कर दिया। पर तभी ग्रैंडपा एक कारपेट को नोचने लगा तो डेविड ने उसे हटाया और उसके नीचे था बेसमेंट का दरवाजा जिसके एंट्रेंस पर लगा था ढेर सारा खून। उसे खोलते ही उन सबको भी वो स्मेल आ गई। नीचे भी एक रूम का दरवाजा था जिसे खोलते ही उन्हें मिली ढेर सारी लटकी हुई बिल्लियां। डेविड उस पिलर तक पहुंचा जिससे बांधकर उस लड़की को जलाया था और वही सामने रखी थी वो शॉटगन और साथ में वो किताब जिसे अच्छे से रैप कर रखा था कटीली तारों से, जो क्लियर वार्निंग है कि इसे मत छूना। लेकिन नैरिक उसे ऊपर लेकर आ गया। ये सब चीजें मिलने से सभी घबरा गए थे, पर डेविड कहता है कि वो कैट्स को दफना देगा। लेकिन मिया डिस्टर्ब हो चुकी थी। खुद को कंट्रोल करने के लिए वो बाहर बारिश में चक्कर लगा रही थी और इसी बीच एरिक ने अकेले में पैकेज खोल डाला जिसमें निकली नेटुराम डिमोंटो नेक्रोनोमिकॉन। उसके हर एक पेज पर अलग अलग वार्निंग्स लिखी थी उस पेज के मुताबिक, और जो बिल्ली वाला रिचुअल है वो भी उसमें मेंशन था। बड़ा क्यूरियस होकर वो पेज पलट रहा था, तभी एक पेज से उसकी उंगली पर कट लग गया और उसका खून गिर गया बुक के पन्ने पर, एग्जैक्ट उसी पेज पर जिस पे लिखा था इविल को जगाने का पैसेज। लेकिन उसे अच्छी तरह घिसकर मिटा रखा था और साथ में वार्निंग भी दे रखी थी कि ना तो इसे पढ़ो, ना लिखो और ना सुनो। फिर भी एरिक ने वर्ड्स को ट्रेस करके वो पैसेज पढ़ दिया, जिससे हैवान जाग उठा और वो सीधा आ गया मिया के पास। तभी मिया को उल्टी हो गई और अब वो इविल उसे दिखाई देने लगा। डर के मारे वो जल्दी से कैबिन में आकर वहां से निकलने की तैयारी करने लगी, लेकिन ओलिविया ने उसे रोक दिया क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि ये भी मिया का नाटक है। डेविड ने भी उसका साथ नहीं दिया, इसलिए गुस्सा होकर वो रूम में चली गई। तब एरिक उसे मनाने गया तो उसने देखा कि मिया तो विंडो के थ्रू भाग चुकी। इतने में वो सब बाहर पहुंचे। मिया कार लेकर निकल चुकी थी, लेकिन रास्ते में उसके सामने आ गया वो इविल, जिसकी वजह से उसकी कार हो गई क्रैश। होश आते ही वो जल्दी से कार से बाहर निकली और तभी उसे आवाज आई डेविड की, लेकिन डेविड के बजाय पीछे से आ गया वो इविल। इसलिए मिया अपनी जान बचाकर भागने लगी और ऐसे ही जाकर फंस गई बेलो में। यह है इस फ्रेंचाइज का फेमस डिमोनिक बेलो वाला सीन। बेलो ने उसे अच्छी तरह जकड़ लिया था और तभी सामने आ गया वो इविल, जो कि सेम टू सेम उसी का इविल हमशक्ल था। उसके मुंह से एक ब्लैक बेल बाहर निकलकर मिया के अंदर घुस गई, यानी कि अब ये बनेगी डेडाइट। उसे ढूंढते हुए बाकी सब उस तक पहुंचे तो वो एक पेड़ से चिपक कर बैठी थी। वो उसे वापस कैबिन पर ले आए, लेकिन ओलिविया को उसकी इविल औरत और जंगल वाली बात पर भरोसा नहीं था। मिया के हाथ पैर पर जो जख्म है वो भी उसने खुद ही मारे होंगे यहाँ से निकलने के लिए, ऐसा इसे लग रहा है। और इसके मुताबिक वो आगे और भी ज्यादा करेगी, लेकिन इन्हें उसे यहीं पर रोक कर रखना होगा। डेविड उससे मिलने जाता है तो वो बुरी तरह सहमी हुई उसे यहाँ से चलने को कहने लगी, क्योंकि उसके मुताबिक जंगल में कोई था जो फिलहाल इस रूम में भी मौजूद है। पर डेविड को कोई भी नहीं दिखा, इसलिए वो तो उसे आराम करने की सलाह देकर चला गया। लेकिन मिया सच बोल रही थी, इविल वहीं पर मौजूद है। उधर एरिक उस किताब को अच्छे से छान रहा था और ये जो शैतान के नर्क से बाहर आने वाला चित्र आप देख रहे हो, ये बनाया गया है द इविल डेड के पोस्टर से इंस्पायर होकर। उसे वो बेलो वाला चित्र भी मिल गया, जिसे देखकर वो सोच में पड़ गया, क्योंकि मिया भी तो कुछ ऐसा ही बता रही थी। यहाँ पर एरिक एक लाइन बोलता है जो ऐश ने बोली थी द इविल डेड में।
truly amazing. इधर डेविड कैट्स की बॉडीज को फेंकने गया तो वहां पर उसे मिला खून, जिसका पीछा करते हुए वो एक छोटी सी टनल तक पहुंचा और उसके अंदर पड़ा था ग्रैंडपा। उस टनल का दूसरा एंट्रेंस था शेड में, इसलिए डेविड ने शेड में जाकर ग्रैंडपा को बाहर निकाला और देखा कि वो तो मर चुका। किसी ने हथौड़े से मार मार कर उसका सर फोड़ रखा था और हथौड़ा भी वहीं पर पड़ा था, जिसे देखकर वो समझ गया कि ये मिया ने ही किया होगा यहाँ से निकलने के लिए। गुस्से में वो मिया के पास पहुंचा, लेकिन वो तो नहा रही थी, वो भी खौलते हुए पानी में। दरवाजा तोड़कर डेविड अंदर आया तो उसने देखा कि मिया की स्किन बुरी तरह जल चुकी थी। ये चीज इस बार नहीं है कि डीमन अपने होस्ट की बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, पर यह चित्र भी उस बुक के अंदर मौजूद है। खैर डेविड उसे लेकर निकल गया हॉस्पिटल की तरफ, जैसे कि ऐश लेकर निकला था अपनी बहन को, लेकिन जो उनके साथ हुआ था वही हुआ इनके साथ। नदी में बाढ़ आ चुकी थी, इसलिए रास्ता बचा ही नहीं। डेविड ने चिंता भरी नजरों से मिया की तरफ देखा, लेकिन वो तो हंस रही थी। डेविड उसे वापस कैबिन पर ले आया और ओलिविया ने उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया। और नेटली ओलिविया को सुना रही थी, क्योंकि ये सब इसी की पॉलिसी थी कि मिया को जाने नहीं देंगे, जो कि अब मिया के लिए जान का खतरा बन गया। लेकिन जान का खतरा तो इन्हें भी है, क्योंकि मिया शॉटगन लेकर वहां पहुंच गई। डेविड उसे समझा रहा था तो उसने डेविड के शोल्डर में ही गोली मार दी। तभी बहुत तेज आंधी कैबिन के अंदर आ गई और डीमन उन सबको वार्निंग देने लगा। ये ऑडियो द इविल डेड से ली गई है, ये शेरिल ने बोला था और ये उन्हीं की आवाज है। आज रात तुम सब मरोगे, ये बोलकर मिया बेहोश हो गई और ये एक क्लासिक ट्रैप है जिसमें इस बार फंस गई ओलिविया। मिया ने उसे नीचे दबाकर उसके फेस पर ढेर सारा खून उगल दिया। ये जो खून के फवारे होते हैं यही इस फ्रेंचाइज का ट्रेडमार्क है और यही वो सीन है जिसने दुनिया भर की अटेंशन खींची थी। खैर ओलिविया ने जल्दी से मिया को बेसमेंट में फेंक दिया और एरिक ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी, लेकिन नीचे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रही थी, इसलिए डेविड ने ओलिविया को इंजेक्शन लाने भेज दिया और ओलिविया को भी दिखने लगा उसका इविल स्वरूप, जिसके फेस का आधा मास्क गायब था। तभी उस किताब का एक पन्ना अपने आप खुल गया, जिसमें एक लड़की ने अपने चेहरे का मांस उखाड़कर अपने हाथ में ही ले रखा था। और समझ गए होंगे कि ओलिविया के साथ क्या होगा। उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। ओलिविया उसे रोकने गई तो वो बीच में ही जम गई। उसकी बॉडी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा, यानी कि ये हो चुकी है पोजेस्ड। एरिक उसे चेक करने पहुंचा तो उसने देखा कि वो तो एक कांच के टुकड़े से अपने चेहरे की खाल को काट कर निकाल रही थी। एक और ग्रेट सीन। गोर तो आपने कई मूवीज में देखा होगा, लेकिन इतना रियल शायद ही कभी देखा हो, इसलिए ये मूवी खास है। उसे देखकर डर के मारे एरिक पीछे हट रहा था, लेकिन उसी की खाल पर फिसल कर वो गिर गया और उसे काफी बुरी चोट लगी। तभी दरवाजा भी बंद हो गया, क्योंकि ओलिविया आ चुकी थी उसके पास। वो कांच का टुकड़ा उसने एरिक की छाती में घुसा दिया, फिर सिरिंज से वो लगातार वार करने लगी उसकी आंख में। वो तो चश्मे ने उसे बचा लिया और कुछ उसके हाथ ने। एरिक ने उसे धक्का दिया तो उसका सर लगा वॉश बेसिन में, जिससे वो भी टूट गया। तब एरिक ने अपनी आंख के नीचे घुसी नीडल को बाहर निकाला और ये होते हैं इम्पैक्टफुल सीन। अब ओलिविया फिर से उसकी तरफ बढ़ रही थी तो एरिक ने उसे टुकड़े से मार मार कर ओलिविया का हेड क्रश करके उसे जान से मार डाला। तभी वो दोनों भी वहां पहुंच गए और पहुंचते ही उन दोनों की आंखें फट गई और क्या पता कुछ और भी। अब डेविड एरिक को शेड में ले जाकर उसे फर्स्ट एड दे रहा था और नेटली को उसने वापस कैबिन में भेज दिया पानी लाने। इस बीच एरिक ने डेविड को बुक के बारे में बता दिया कि मैंने उसमें से एक पैसेज पढ़ा था जिस वजह से कोई इविल ताकत जाग गई और ये सब वही कर रही है। इधर नेटली पानी लेकर आ रही थी कि तभी बहुत तेज आवाज हुई। उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा ओपन था और तभी मेन डोर भी बंद हो गया। वो चुपचाप वहां से निकल रही थी कि तभी डीमन ने खेल दी अपनी चाल। मिया की आवाज में बात करके उसने नेटली को नीचे बुला लिया और जब तक नेटली उसकी चाल समझ पाई तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो जान बचाकर वापस ऊपर भागी तो सीढ़ी का एक स्टेप टूट गया, जिस वजह से मिया ने उसे अंदर खींच लिया। उसे अपने ऊपर हावी होता देख नेटली ने एक कटर उठा लिया तो मिया ने उससे कटर छीन के सीधा ही उसके हाथ पर काट लिया। फिर उस कटर से अपनी जीभ को डबल करके नेटली को एक अच्छे वाली फ्रेंच किस देने लगी। वो उसे और ज्यादा असॉल्ट करती, लेकिन सही टाइम पर डेविड ने उसे बाहर निकाल लिया और फिर दरवाजा अच्छी तरह सील कर दिया चेन से। इसके बाद एरिक उस किताब को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जलती। इसका मतलब कि फर्स्ट पार्ट में भी किताब नहीं जली थी या फिर ये किताब दूसरी है। ये क्लियर होगा इविल डेड राइज में। अब क्योंकि वो नहीं जली इसलिए एरिक डेविड को उस बुक के बारे में समझाने लगा। उसमें लिखा था एक इविल एंटिटी के बारे में जो कि आत्माओं को खाती है और ऊपर आप क्लियरली इसका नाम पढ़ सकते हो जो है शैतान। जब वो 5 आत्माओं पर कब्जा कर लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और धरती चीर कर नर्क से बाहर आएगी अबॉमिनेशन, यानी कि नफरत से भरा एक डीमन। एरिक कहता है कि अगर हमें मिया को बचाना है तो हमें उसे मारना होगा, तभी उसकी आत्मा बचेगी। अब तक वो 2 इंसानों को पोजेस कर चुका है, ओलिविया और मिया। उसे 3 और बॉडीज को पोजेस करना होगा, जिसकी शुरुआत उसने कर दी। नेटली
के जिस हाथ पर मिया ने काटा था वो उसे धो रही थी, जैसे कि ऐश धो रहा था इविल डेड 2 में। लेकिन देखते ही देखते उसका हाथ पोजेस हो गया। वो उसकी पूरी बॉडी तक फैल रहा था और ये देखकर मिया तो पूरा एंजॉय कर रही थी। तब समझदारी दिखाते हुए नेटली ने वो पूरी बाजू ही काट दी एक इलेक्ट्रिक नाइफ से, जैसे ऐश ने अपना हाथ काटा था, और उसके चक्कर में पूरे कैबिन की लाइट चली गई। तभी वो दोनों वहां पहुंचे और उनके सामने ही नेटली की बाजू अलग होकर नीचे गिर गई। यहाँ पर आप सुनो अच्छे वाली हंसी। डेविड ने उसे भी पैचअप किया और फिर उसे सुलाकर एरिक डेविड को बताने लगा आत्मा को शुद्ध करने के तरीके। या तो पोजेस व्यक्ति को जिंदा दफना दो, या फिर उसके टुकड़े कर दो, या फिर उसे जला दो। इससे पता चलता है कि ये बुक पिछली वाली से थोड़ी एडवांस है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही तरीका था टुकड़े करने वाला। और अगर आप सोच रहे हो कि लिंडा को भी तो जिंदा दफनाया था लेकिन उसकी आत्मा तो शुद्ध नहीं हुई, तो आपको याद होना चाहिए कि उसे जिंदा नहीं बल्कि तब दफनाया था जब वो कैंडेरियन डैगर से मरने के बाद दोबारा जिंदा हुई थी। अब डेविड तरीका जान चुका था, लेकिन वो अब भी राजी नहीं था। तब एरिक कहता है कि तुम कायर हो, यहाँ से भाग जाओ, मैं खुद ही इस पूरे कैबिन को जला दूंगा। पर तभी अचानक वो बोलता बोलता रुक गया, क्योंकि वहां पर आ गई नेटली वो नेल गन लेकर, और सबसे पहली कीले उसने घुसाई अपने खुद के फेस में, क्योंकि वो बन चुकी है डेडाइट। उससे बचने के लिए एरिक ने हाथ आगे अड़ाया तो उसने हाथ में ही कीले भर दी और डेविड के पैर में। एरिक का तो उसने और भी ज्यादा बुरा हाल कर दिया, इतना कि उसका हाथ भी उसकी छाती में पिन हो गया। तब डेविड ने उसे काबू किया, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थी। वो डेविड की अच्छे से सर्विस करने लगी। तब पलटवार किया एरिक ने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने एक ही वार में एरिक का हाथ बीच में से फाड़ दिया। अब वो उसे जान से मारने वाली थी कि तभी डेविड ने गोली मारकर उसका हाथ ही उड़ा दिया। यहाँ वो ब्लीडिंग से मर गई डेविड की गोद में, जिससे वो काफी दुखी हुआ। अब ये वही करेगा जो करना चाहिए। एरिक को बाहर निकालकर उसने पूरे कैबिन में गैसोलीन छिड़क दिया। अब बस आग लगानी बाकी थी कि तभी मिया उसे बचपन वाली लोरी सुनाने लगी जो इनकी मामी ने सुनाती थी। और ये सुनकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। तभी अचानक बिजली गिरने से एक पेड़ ने आग पकड़ ली। इसे ऊपर वाले का सिग्नल समझकर उसने डिसाइड किया कि जलाने के बजाय वो मिया को दफनाएगा। वो जल्दी से शेड में पहुंचा जहां पर एक चेनसॉ पड़ी थी। शॉटगन और चेनसॉ आपको पता ही है, इस फ्रेंचाइज की जान है। अब वहां पर जुगाड़ करके उसने एक शॉक देने वाली मशीन बना ली, क्योंकि इसका प्लान कुछ और है। इसके बाद एक गड्ढा भी खोद दिया। फिर मिया को लेने वो बेसमेंट में पहुंचा तो वहां पर पानी भर चुका था। मिया ने अचानक उस पर अटैक कर दिया और ऐसा ही सिमिलर सीन आपने देखा था आर्मी ऑफ डार्कनेस में। वो डेविड को डुबाकर मार देती, लेकिन सही टाइम पर आकर एरिक ने उसे बेहोश कर दिया। ऊपर से डेविड ने इंजेक्शन भी लगा दिया। अब डेविड एरिक को चेक कर रहा था, जिसकी आखिरी सांसें चल रही थी, और कुछ ही देर में वो भी मर गया। तब डेविड मिया के फेस को पॉलिथीन से कवर करके उसे एक रेड ड्रेस पहना कर ले गया दफनाने। लेकिन ये काम मुश्किल होगा, क्योंकि डीमन उसे मिया के रूप में बहका रहा था। पर डेविड उसकी चाल में नहीं फंसा, इसलिए वो उसे गिल्ट में डालने लगा, उसकी गलतियां याद दिलाकर। और एक बार फिर से आप सुनो इसकी हंसी। उसकी बातों में ना आकर डेविड ने उसे पूरी तरह दफना दिया और तभी आग भी बुझ गई। ये सिग्नल है कि मिया की धड़कन रुक चुकी। तब डेविड ने जल्दी से उसे फिर से बाहर निकाला और शॉक देकर वो उसे फिर से जिंदा करने लगा, जैसे वो एक बार पहले भी हुई थी। लेकिन शायद इस बार नहीं होगी, क्योंकि बैटरी खत्म हो गई। डेविड ने अपना प्रॉमिस निभाया आखिर तक इसके साथ रहने का। अब दुखी होकर वो जा रहा था कि तभी मिया ने उसे पुकारा, क्योंकि वो जिंदा हो चुकी थी, और उसने डेविड को थैंक्स भी बोला अपना प्रॉमिस निभाने के लिए। उसे वहीं पर छोड़कर वो कार की चाबी लेने अंदर गया, जहां पर डेड एरिक ने उसकी गर्दन में एक प्लेयर घुसा दिया। अब इसके बचने का कोई चांस नहीं, इसलिए मिया को कार की चाबी देकर उसने बाहर भेज दिया और खुद गैस कैन को शूट करके पूरे कैबिन समेत वो भी जल गया। इस मूवी का ये शॉट बहुत ज्यादा फेमस है। मिया को वो लॉकेट भी मिल गया जिसने बना रखा था स्कल, जैसा आपने देखा था फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। यहाँ पर लोगों ने सोचा था कि मूवी खत्म हो गई, लेकिन एक और बड़ा ट्विस्ट अब आएगा। अचानक ऊपर से एक खून की बूंद उस लॉकेट पर गिर गई, क्योंकि आसमान से हो रही थी खून की बारिश। यानी कि 5 पोजेशन हो चुकी और अब बाहर आएगा वो डीमन। ये शॉट उससे भी ज्यादा फेमस है। उस डीमन ने धरती में से हाथ निकाल कर मिया का हाथ पकड़ लिया और उसके छूने से स्किन जल रही थी, क्योंकि वो निकल रहा है नर्क से। जल्दी वो पूरी तरह बाहर निकल आया और उसने रूप ले रखा है मिया का। लेकिन सवाल यह है कि 5 पोजेशन कैसे हुई। सबसे पहले मिया, फिर ओलिविया, फिर नेटली, फिर एरिक और आखिर में डेविड। जी हाँ, जलने से पहले डेविड भी पोजेस्ड हो गया था। ये आप एक सीन में देख पाते जिसे फिल्म से काट दिया गया।
खैर उससे बचने के लिए मिया कार में घुस गई, लेकिन डीमन वहां भी पहुंच गया। तब कार से निकलकर वो पहुंच गई शेड में, जहां पर उसके सामने मशेटी था, लेकिन मशेटी के बजाय उसने उठाई चेनसॉ। समझे तो बताना। पर उस चेनसॉ में फ्यूल नहीं था, इसलिए वो जल्दी से फ्यूल डालने लगी, और तभी वो डीमन वहां पहुंच गया, इसलिए मिया जल्दी से छुप गई खोखली दीवार में। लेकिन वो अब भी सेफ नहीं थी, क्योंकि वो मशेटी उठा लिया डीमन ने, और वो उसे दीवार के आर पार करके मिया के हाथ पैर पर कट मारने लगा। तब कोई रास्ता ना पाकर वो पीछे की दीवार तोड़कर वहां से बाहर निकलकर कार के नीचे छुप गई, और यहाँ पर फाइनली वो चेनसॉ भी स्टार्ट हो गई, जिससे उसने डीमन का पैर काट डाला। फिर वो कार के नीचे से निकल रही थी, लेकिन डीमन ने एक हाथ से कार पलटकर उसका एक हाथ कार के नीचे फंसा दिया। अब वो रेंगते हुए मिया की तरफ बढ़ रहा था, और वो ट्राई कर रही थी चेनसॉ को उठाने की, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचा, इसलिए आखिर में हिम्मत करके उसने अपना हाथ खींचकर फाड़ लिया, और अब ये बन चुकी है ऐश। डीमन वही पुरानी लाइन बोल रहा था कि मैं तुम्हारी आत्मा खा जाऊंगा, तो मिया ने वही कटा हुआ हाथ चेनसॉ में फंसाकर उसे खिला दी चेनसॉ। इसे कहते हैं फिनाले। उसने डीमन को बीच में से चीर दिया, और वो वापस समा गया नर्क में। इसी के साथ ये नाइटमेयर एंड हुआ। मिया वो लॉकेट पहनकर वहां से चल दी, लेकिन किताब अब भी वहीं पर पड़ी थी, और इसी के साथ ही मूवी हो गई खत्म। इसकी ओरिजिनल एंडिंग ऐसी नहीं थी। उसमें मिया रोड पर पहुंचकर बेहोश हो जाती, तो एक ट्रक ड्राइवर उसे उठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाता, लेकिन हम देख पाते कि मिया के साथ अब भी कुछ गड़बड़ है। इसकी एक और एंडिंग थी, जिसमें इविल मिया के ऊपर अटैक कर देता पीओवी शॉट में, जब वो कैबिन से जा रही होती, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे ऐश के साथ हुआ था द इविल डेड में। ये एंडिंग काट दी गई थी, क्योंकि सैम रेमी ने फेडे एल्वारेज को बोला था कि इतना सब झेलने के बाद ये लड़की एक हैप्पी एंडिंग डिजर्व करती है। हाँ, वो अलग बात है कि सैम ने खुद कभी ऐश को हैप्पी एंडिंग नहीं दी। फिर मूवी के एकदम आखिर में हम सुन पाते हैं रेमन नोबी की रिकॉर्डिंग, जो ऐश ने प्ले की थी। I believe I have made a significant find in the Kandarian ruins. और मूवी के एंड होने पर हम देख पाते हैं ऐश को, जो बोलता है अपना डायलॉग। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि ये कोई रीमेक नहीं है। अगर रीमेक होती तो ऐश का इसमें नामो निशान ना होता। कई फैंस ने सोचा कि इस कैमियो का मतलब है कि ब्रूस कैम्बल इस मूवी को अप्रूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ब्रूस ने ऐश के रोल में अपनी वापसी टीज की थी, जो होने वाली थी आर्मी ऑफ डार्कनेस 2, लेकिन बाद में आर्मी ऑफ डार्कनेस 2 बन गई ऐश वर्सेस इविल डेड सीरीज। फिर आता इस मूवी का सीक्वल इविल डेड 2, और उसके बाद एक मूवी आती जिसमें दोनों की टाइमलाइन मिल जाती, यानी कि ऐश और मिया दोनों मिलकर डेड से लड़ते। ये पूरा प्लान था जो सफल नहीं हो पाया, इसलिए आज तक भी लोग इसे रीमेक समझते हैं। क्योंकि सीक्वल नहीं आया, इसलिए हमेशा ये रीमेक के नाम से जाना जाएगा। जबकि फेडे एल्वारेज, सैम रेमी और ब्रूस कैम्बल तीनों बोल चुके हैं कि ये कोई रीमेक नहीं बल्कि सीक्वल है। ये उसी यूनिवर्स में बेस्ड एक कहानी है, पर ये बात लोग आज तक नहीं समझे थे, लेकिन अब इविल डेड राइज के आने के बाद समझ गए होंगे। मूवी में जो प्लॉट होल्स हैं, जैसे कि ऐश की कार या फिर नेक्रोनॉमिकॉन को लेकर, वो सब तभी दूर हो पाते जब इसका सीक्वल आता और एक क्रॉसओवर होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए मूवी में कुछ चीजें समझ में नहीं आती। पर जब आगे और मूवीज आएंगी तो शायद वो कई सारे डाउट्स क्लियर कर दें, जैसे आई एम श्योर कि इविल डेड राइज करेगी, क्योंकि तब ये यूनिवर्स और ज्यादा एक्सप्लोर होगा। अब जो लोग रीमेक के बारे में सुनना चाहते हैं, उन्हें मैं रीमेक के बारे में भी बता दूं। तो 2004 में एक असली रीमेक बन रहा था, जिसमें स्टोरी वही होती, कैरेक्टर्स भी वही होते, बस एक नई तरीके से मूवी बनती नई ऑडियंस के हिसाब से। उसे कहते हैं रीमेक। सैम रेमी इसके लिए तैयार थे, लेकिन ब्रूस कैम्बल नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि एक नया ऐश आ जाए, क्योंकि ऐश की लेगेसी बहुत बड़ी है, और ब्रूस ने कितनी हड्डी पसली तुड़वाई थी ऐश को एक कल्ट फॉलोइंग दिलाने में, ये हम सब जानते हैं। इसलिए वो रीमेक नहीं बना, लेकिन नई ऑडियंस के लिए एक नई इविल डेड बनानी थी, इसलिए इसे बनाया गया। इसकी नई टोन और पुरानी का क्लासिक फ्लेवर आपस में मिलना था, पर अफसोस की बात है कि अब नहीं होगा, क्योंकि ब्रूस कैम्बल ऐश के रोल से रिटायर हो चुके। तो जो वो मिया के सामने अपने जोक्स मारते, उन्हें अब भूल जाओ। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस फ्रेंचाइज में एक भी रीमेक नहीं है। इतिहास खुद को दोहराता है, उसी सिद्धांत पर यह मूवी चलती है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इविल डेड 3 और ऐश वर्सेस इविल डेड की एंडिंग के बारे में। असलियत में ऐसे इत्तेफाक होते हैं, तो मूवी में क्यों नहीं। और आपको एक और सीधी सी बात बता दूं कि इस मूवी से ढेरों ने इविल डेड फैंस बने थे, जिनके लिए यही इविल डेड थी। उन्हें क्लासिक के बारे में नहीं पता था, और जब उन्होंने क्लासिक देखी तो उनमें से कुछ उसे नकारने लगे कि वो तो इस इविल डेड के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि 1980 में इतने कम पैसों में बनी उस मूवी से आप इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, खास करके तब जब ये उसी के आगे की स्टोरी हो, जहाँ से सारा कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट आया, पूरा आइडिया स्टार्ट हुआ, ये इविल किताब, डेडर्स वगैरह सब वहीं से आए थे, तो उसे आप हेट कैसे कर सकते हो? वो नहीं होती तो ये कैसे होती? उस टाइम में और इसके टाइम में बहुत ज्यादा फर्क है। पर एक बात क्लियर है कि अगर क्लासिक इविल डेड ना आती और सीधा ये मूवी आती मॉडर्न टाइम में, तो ये सबसे बेस्ट इविल डेड मूवी होती, इसमें कोई डाउट नहीं, अगर ओरिजिनल आइडिया ये होता। फिलहाल हम जानते हैं कि ओरिजिनल आइडिया ये नहीं है, वो है क्लासिक इविल डेड। किसी फ्रेंचाइज में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि पुरानी और नई मूवी जिनका कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन टोन दोनों की अलग है और दोनों की अपनी अलग कल्ट फॉलोइंग है जो आपस में टकराती भी है। ये बहुत ही रेयर आप देखोगे, और मेरे जैसे फैंस के लिए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं कि एक ही फ्रेंचाइज में आपको दोनों फ्लेवर मिल जाएं। 2013 के हिसाब से आप इसके इफेक्ट्स एंजॉय कर सकते हो और 1980 के हिसाब से उसके। अपने टाइम के हिसाब से उसमें भी बहुत ज्यादा गोर था, ये मत भूलना, क्योंकि जब आगे और इविल डेड मूवीज आएंगी तो वो इन दोनों से भी बेहतर हो सकती हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। आपकी फेवरेट कोई भी हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दूसरी को आप डिस्कार्ड कर दो। बाकी इसकी डार्क टोन स्टार्टिंग से एंड तक वैसी थी, जरा भी ऊपर नीचे नहीं हुई, यानी कि कोई लाइट मूवमेंट या कॉमेडी सीन कुछ भी नहीं आया। और जब आप सोचते हो कि इससे ज्यादा ऊपर ये क्या ही दिखाएगी, तब इसने दिखाया। इसी वजह से ये एक मॉडर्न मास्टरपीस है। और आपको बता दूं कि सेम साल में द कॉन्जरिंग भी आई थी। तो मेन जानकारी मैंने सारी दे दी और सबसे बड़ा पॉपुलर मिथ भी तोड़ दिया। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $17 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $97.5 मिलियन, और ये इस फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी इस साल तक। 10 साल बाद इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है इविल डेड राइज ने। मूवी में जितने भी स्पेशल इफेक्ट्स आपने देखे वो लगभग सारे ही प्रैक्टिकल थे, यानी कि कैमरा के सामने हुए थे। वो लड़की को जलाने वाले सीन में आग सीजीआई थी। हालांकि फेडे एल्वारेस का सीजीआई बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी उन्होंने इफेक्ट्स को प्रैक्टिकल रखा सैम रेमी को ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि सैम ने बहुत ही कम बजट में बहुत खतरनाक इफेक्ट्स बनाए थे द इविल डेड में। और जब ये मूवी बन रही थी तो फैंस को यही डर था कि कहीं सीजीआई का यूज करके ये मूवी को बर्बाद न कर दें, जैसा कि मेनली होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस। लेकिन सीजीआई यूज ना करके फेडे एल्वारेस ने हर एक फैन का दिल जीत लिया। सीजीआई यूज करके ये कैसी बनती, इविल डेड राइज देख लो, पता चल जाएगा। एल्वारेस को ये मूवी मिली थी उनकी 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म पैनिक अटैक की वजह से, जो यूट्यूब पर काफी हिट हुई थी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो डेविड और एरिक के कपड़े बहुत ज्यादा सिमिलर थे ऐश और स्कॉट के कपड़ों से। मूवी में 2,65,000 लीटर फेक ब्लड यूज हुआ, जिस पे यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन मूवी देखकर यकीन हो जाता है। इसमें से 1,90,000 लीटर यूज हुआ था सिर्फ फाइनल सीन में, खून वाली बारिश और वो सब, जबकि दी इविल डेड में यूज हुआ था सिर्फ 1100 लीटर। मूवी को NC-17 रेटिंग मिली थी, यानी कि X रेटिंग, और सैम रेमी चाहते थे कि इसे ऐसे ही रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि सैम ने दी इविल डेड भी ऐसे ही रिलीज की थी। लेकिन स्टूडियो को R रेटिंग चाहिए थी, इसलिए कई सीन्स काटे गए। यही वजह है कि ट्रेलर में जो सीन्स दिखाए गए थे उनमें से कई सारे फिल्म में थे ही नहीं, जैसे कि पोजेस मिया का ये सीन। 2015 में यूके के एक चैनल ने इस मूवी का ओरिजिनल वर्जन चलाया था, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। आज तक कोई भी नहीं जानता कि उन्हें वो वर्जन कैसे मिला, लेकिन उसके अंदर सारे सीन्स थे और एंडिंग भी ओरिजिनल थी। बाद में वो वर्जन ब्लू-रे पर रिलीज किया गया अनरेटेड कट के नाम से, और 2013 में ही एल्वारेस ने बोल दिया था कि ऐसा एक कट आएगा। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नेटली की और ज्यादा लाइंस थी और हम उसके बारे में और ज्यादा जान पाते कि वो कैसे डेविड से मिली थी, क्योंकि वो ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। यूक्रेन में ये मूवी बैन है। डेडर्स का मेकअप करने में 3 घंटे लगते थे और 1 घंटा लगता था मेकअप उतारने में। जेन लीवाई ने अपने नेचुरल ब्लॉन्ड बालों को इस फिल्म के लिए ब्लैक डाई किया था। ये जेन लीवाई का पहला मेजर हॉरर रोल था। इसके बाद फेडे एल्वारेस ने उन्हें ले लिया था डोंट ब्रीथ में। वैसे गिलियन जेकब्स ने मिया के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन रोल मिला था लिली कॉलिंस को, जो बाद में बाहर हो गई थी, इसलिए रोल मिला जेन को। और इस फिल्म में काम करने वाली हर एक एक्ट्रेस स्क्रीम क्वीन है। एलिजाबेथ ब्लैकमोर को जाना जाता है द वैम्पायर डायरीज से, और जेसिका लूकस को द कॉवेनेंट, अम्यूजमेंट और क्लवरफील्ड से। एग्नेस ब्रुकनर और थोरा बिर्ज ने नेटली के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। पाक चैन वुक ने इसे डायरेक्ट करने का ऑफर ठुकरा दिया था। उनकी मूवी सबने देखी होगी, ओल्ड बॉय। 1 महीने तक ये मूवी शूट हुई थी न्यूजीलैंड में और फिर 40 दिन यूएस में। 2004 में जो असली रीमेक बन रहा था उसमें ऐश के रोल के लिए कंसिडर किया गया था एस्टन कचर और मार्लोन वेन्स को। जो ऐश की कार आपने देखी वो असल में सैम रेमी की कार नहीं थी, क्योंकि जब ये मूवी शूट हो रही थी तब सैम रेमी शूट कर रहे थे ओजी द ग्रेट एंड पावरफुल। अब तक ये इकलौती इविल डेड फिल्म थी जो 1.5 घंटे से ज्यादा थी और साथ ही सबसे लंबी। लेकिन अब इससे भी लंबी आ गई है इविल डेड राइज, और पहले वो भी इसका सीक्वल थी। ये पहली इविल डेड मूवी है जिसे सैम रेमी ने डायरेक्ट नहीं किया। मिया को दफनाने वाले सीन में जेन लीवाई को सच में दफनाया गया था, तभी डेविड को इतनी जल्दी थी उसे बाहर निकालने की, क्योंकि वो सारा रिएक्शन जेन्युइन था।
ओरिजिनल स्क्रिप्ट में जब डेविड ने केविन को जलाया था तब एरिक के साथ ओलिविया और नैटली भी उसे चेस करते। तो ये थे ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और अगर आपने भी इस फ्रेंचाइज की सबसे पहली मूवी यही देखी थी तो कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में आपको ये भी बताना है कि इसका ऐसा कौन सा सीन था जो आपको आज तक याद है। मेरे लिए तो कई सारे सीन्स हैं, लेकिन सबसे मेन है वो खून की उल्टी वाला सीन जो मिया ने भर दी थी ओलिविया के मुंह में। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी इविल डेड राइज पर, जो कि मेरे 5 सालों का वेट है। फाइनली मैं अपने विचार उस पर दूंगा और सारे डिटेल्स और रेफरेंस तो बताऊंगा ही। उस वीडियो के लिए आपका कमेंट टारगेट है 1500 कमेंट्स, जो पिछली बार पूरा नहीं हुआ था। देखते हैं कि इस बार पूरा होगा कि नहीं। बाकी आप उस वीडियो को मिस ना कर दो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन में एंटर हो सके अपने असली रूप में। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए सबको बाय।